गुड मॉर्निंग। तो देखो, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एसपी संकरण के लिए तरंग फलन हमने निकाला भी था और उसके द्वारा हम मान के भी निकाले थे सबके। वहां पे हमने प्रायिकता गुणांक जो थे उनके मान निकाले और उससे हमें एसपी जो संकरण है उसके लिए तरंग फलन हमें प्राप्त हुई थी। अब एसपी संकरण के लिए तरंग फलन निकाल लिया। अब हम पढ़ेंगे आज एसपी जो संकरण है उसमें बंद कोण है। एसपी संकरण के लिए बंद कोण एसपी, तो देखो जो एसपी संकरण है उसका बंद कोण हमें पता है कितना होता है। एसपी संकरण में 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इसको जो एक सूत्र होता है उसके द्वारा हम निकालते हैं किस प्रकार से आता है 180 डिग्री। हमें पता है वो तो नॉर्मल, लेकिन निकाला किस प्रकार से जाता है उसको वो पढ़े देखेंगे आज। तो देखो एसपी संकरण के लिए निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं जो बंद कोण है, द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो जो सूत्र है वो होता है हमारा प्रति कोस थीटा बराबर प्रतिशत एस लक्षण बटे 1 माइनस प्रतिशत एस लक्षण, 1 माइनस प्रतिशत एस लक्षण। तो देखो यहाँ पे एसपी संकरण के लिए हमें बंद कोण निकालना है। बहुत इजी है निकालना, ये सूत्र है, बस सूत्र याद रखना। प्रतिशत एस लक्षण 1 माइनस प्रतिशत एस लक्षण कोस थीटा बराबर प्रतिशत एस लक्षण बटे 1 माइनस प्रतिशत एस लक्षण। अब यहाँ पे हम बात करें कि प्रतिशत एस लक्षण किस प्रकार से निकाले, तो यहाँ पे सीधा देख लो एसपी संकरण कितने, दो कक्षा कितने हो गए, 1 और 2, तो जो कितना हो जाएगा एसपी के लिए 1/2, क्योंकि एक के लिए निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा प्रतिशत एस लक्षण बराबर प्रतिशत एस लक्षण बराबर कितना हो गया 1/2। तो अब जो 1/2 है उसका मान रख देंगे इसमें, तो 1/2 कितना आ गया 0.5, ये आएगा 0.5। तो अब रखो मान कितना हो जाएगा कोस थीटा बराबर प्रतिशत एस लक्षण कितना मान आया 0.5 है, 0.5 बटे 1 माइनस 0.5, तो कितना हो गया कोस थीटा बराबर देखो यहाँ पे 0.5 और जो एक में से ज्यादा जो ये भी 0.5 हो जाएगा, 0.5 कितना इसको देखो इधर लाएंगे तो किस में चेंज हो गया था माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना, ये भी किस में जाएगा माइनस। तो देखो कितनी बार कट गया 0.5 से 0.5 एक बार, कोस थीटा बराबर कितना आ गया -1। कोस थीटा -1 का मान कितना होता है, कोस थीटा जो -1 है उसका मान कितना होगा 180 डिग्री कोण के लिए होता है। तो कुछ जो यहाँ पे कोण थे एसपी संकरण के लिए वो कौन सा हट गया हमारा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कोस 180 का जो मान है वो कितना होता है -1, पता है सबको ये, तो कितना आ गया थीटा 180 डिग्री, ये होता है बंद कोण। अब यहाँ पे देखें जो दोनों संकृत कक्षक है वो कितने कोण पे अभिविन्यासित होते हैं, 180 आया तो 180 पे हो रहे हैं, तो इनकी ज्यामिति जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। कौन सा कोण होता है, सरल कोण होता है। सरल कोण है तो जो आकृति ज्यामिति जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, सरल रेखीय ज्यामिति हो जाएगी। तो ज्यामिति बना लो इसकी, कौन सी है, सरल रेखीय।
सरल रेखीय ज्यामिति। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एस प्रतिशत लक्षण देखने और मान रखिए निकाल देना है। माइनस है, सब जगह ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब जल्दी से फटाफट। आप देखो ये हमारा हो गया एसपी जो संकरण था, उसके लिए हमने तरंग दैर्ध्य भी जो तरंग फलन है वो भी निकाल ली, और यहाँ पे बंद कोण का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो sp2 संकरण है वो। तो देखो, अब दूसरा जो है हमारा सेकंड वो है कौन सा संकरण, sp2 संकरण। sp2 संकरण, अब इसके लिए हम निकालेंगे तरंग फलन। sp2 संकरण की बात करें तो sp2 संकरण किसे कहेंगे सबसे पहले तो देखो इस प्रकार का जो संकरण होता है उसमें एक ही परमाणु का जो बाह्यतम कोश में उपस्थित जो s कक्षक है, एक ही परमाणु, कोई भी एक परमाणु हो गया हमारा, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो s कक्षक है वह क्या करेगा, समान ऊर्जा के जो px और py कक्षक होंगे, लगभग समान ऊर्जा के, लगभग जो समान ऊर्जा के px और py कक्षक होंगे उनके साथ ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके क्या कर लेगा, नए कक्षकों का निर्माण कर लेगा। और जो कक्षक बनेंगे वो कौन से बनेंगे, sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण होगा, वही क्या कहलाएगा, sp2 संकरण। जब एक ही परमाणु के बाह्यतम कोश के s कक्षक तथा लगभग समान ऊर्जा के px और जो py कक्षक होते हैं, px और py कक्षकों के साथ ऊर्जा का क्या करके पुनः वितरण करके उतनी जो तीन किसका निर्माण कर लेगा, sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेगा, और तो संकरण किस क्या कहलाएगा, हमारा sp2 संकरण कहलाएगा। ठीक है, बात आपको समझने में आई होगी किसे कहेंगे sp2 संकरण कक्षक। अब यहाँ पे देखें हम, और देखें तो कौन से कर रहे हैं, एक तो s कक्षक, एक कौन सा px कक्षक, और एक कौन सा py कक्षक। ये क्या करेंगे, तीनों अपने ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके कितने नए संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं, तीन नए संकरित कक्षकों का। कौन से बन रहे हैं, और तीनों देखो एक s और दो p, कौन सा हो गया, sp2, तीन sp2 संकरित कक्षकों का यह निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे संकरण में भाग लेने वाले जो तीनों कक्षक के तरंग फलन, वो देखो यहाँ पे साइन s के लिए क्या हो जाएगा, साइन s, px के लिए क्या हो जाएगा, साइन px, py के लिए क्या हो जाएगा, साइन py। इसी प्रकार दर्शा रहे थे हमने, पहले लिखा तीनों के बारे में, यही दर्शाया था। s को साइन s तरंग फलन की, px को साइन px और py को साइन py के रूप में मान लिया जाए, तो जो कक्षकों के जो तरंग फलन के मान है वो देखो किस प्रकार से प्राप्त होंगे। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पे लाइन कि यदि यहाँ पे जो कक्षक जो है हमारे, यदि यहाँ पे संकरण में जो भाग लेने वाले तीनों कक्षक है उनके तरंग फलन जो है हम क्या मान ले, क्रमशः साइन s, साइन px, साइन py, तो जो कक्षक है वो प्राप्त होंगे हमें। देखो कक्षकों तरंग फलन के जो मान है वो निम्न प्रकार में प्राप्त होते हैं। तो देखो किस प्रकार, साइन sp2 है तो साइन sp2
कौन सा होगा, आई का मान बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा साइन sp2 1 बराबर साइन एस, यहाँ पे प्रायिकता गुणांक क्या आ जाएगा a1 और साइन एस प्लस b1 साइन पी एक्स प्लस साइन C1 साइन पी वाई हो जाएगा ये एक, तो अब तीन तीन है ना, तो दूसरा हो जाएगा साइन sp2 सेकेंड, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा a2 साइन s प्लस b2 साइन px प्लस c2 साइन py। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया हमारी समीकरण 2। तीसरा है अब साइन p sp2 3, ये हो जाएगा a3 साइन s प्लस b3 साइन px प्लस c3 साइन py। ये हो गया हमारी समीकरण 3। ठीक है, यहाँ तक का ये सब हमने पहले से कर रखा है। वहां पे sp2 संकरण कक्षक पढ़ा था, उसमें हमने संयुक्त रूप से इनको प्रदर्शित किया था, जहां पे हमने देखा था i बराबर 1 2 3। तो यहाँ पे देखो इसके लिए 1 2 3 तीनों के लिए हमने मान लिख लिए। यहाँ पे जब जो एक कक्षक है उनको तरंग फलन साइन एस साइन पी साइन की साइन पी वाई के रूप में हमने प्रदर्शित किया। तो माना यहाँ पे, अब देखो जो यहाँ पे प्रथम जो sp2 संकृत कक्षक जो है वह क्या हो, x अक्ष के अनुदिश। प्रथम जो sp2 संकृत कक्षक होगा वह क्या होगा, x अक्ष के अनुदिश अभिविन्यासित रहती है। जो x अक्ष के अनुदिश अभिविन्यासित रहता है, तो यहाँ पे इस कक्षक के निर्माण में अब अनुदिश रहेगी। तो एक बात बताओ मेरे को, पी वाई और पी एक्स कक्षक क्या हो, तो पी वाई पी एक्स और जो पी वाई कक्षक है, पी एक्स कक्षक की बात करें इस प्रकार से बनेंगे दोनों कक्षक। ये तो हो गया हमारा कौन सा पी एक्स कक्षक, और ये वाला कौन सा हो गया हमारा पी वाई कक्षक। अब जब ये x अक्ष के अनुदिश है, माना जो sp2 संकृत कक्षक में पहला जो कक्षक बन रहा है वो क्या है, sp2 जो संकृत कक्षक बन रहा है ये इस p जो x अक्ष के अनुदिश px कक्षक अनुदिश है, इसके अतिव्यापन के फलस्वरूप बनेगा। तो यहाँ पे जो ये py कक्षक बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो s और p में अतिव्यापन होगा वह x अक्ष के अनुदिश ही होगा। यहाँ पे x और p में, इसका py का इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोई योगदान नहीं है, तो इस py को हम क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। ये बात आपको समझने में आई होगी कि यहाँ पे px और py जो दोनों है, यहाँ पे px तो अक्ष के अनुदिश है और ये इसके लंबवत y अक्ष पे उपस्थित है। तो यहाँ पे जब इन्हें s में और p में, ये s और p इन दोनों में अतिव्यापन हो रहा है, x अक्ष के अनुदिश ही हो रहा है, तो यहाँ पे अनुदिश हो रहा है। तो यहाँ पे जो py कक्षक है इसका किसी प्रकार का कोई योगदान इसमें नहीं है। अब योगदान नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखो आगे, तो py जो कक्षक है उसको हम क्या मान ले, नगण्य मान लेंगे। तो इस कारण जो py कक्षक की जो प्रायिकता वितरण गुणांक C1 होता है वह क्या हो जाएगा, शून्य मान। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 में C1 बराबर कितना रख देंगे हम, py को क्या मान लिया, नगण्य, 0 हो गया इसका मान, 0 को इससे गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाए, C1 बराबर कितना हो गया 0। तो ये वाला जो भाग है पूरा कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 0 से गुणा करेंगे तो इसको, तो 0 रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा, 0 रखने पर साइन sp2 1 बराबर a1 साइन s प्लस b1 साइन px, ये हो जाएगा। ये तो 0 हो गया पूरा,
तो ये होगी हमारी समीकरण 4। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। तो लिखो आगे, समीकरण 4 का वर्ग करने पर, समीकरण 4 का वर्ग करने पर, तो करते हैं अब इसका वर्ग। देखो समीकरण 4 का क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर sp2 बराबर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 साइन s प्लस b1 साइन px वर्ग कर देंगे इसका। तो देखो ये तो साइन स्क्वायर sp2 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर s प्लस b1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर px प्लस 2 a1 साइन s b1 साइन px। ठीक है, अब जो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, अब जो समीकरण वहां पे हमने पहले जो एसपी के लिए निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, वर्ग करके गुणा करके समाकलन, तो यहाँ पे भी वही डीटो के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे। अगर इसको एक साथ लिखना चाहो तो आगे भी लिख लेना a1 b1 sin s px, तो ताकि अब समाकलन में आसानी रहेगी, वहां लिख दो चलो साथ के साथ ही a1 b1 sin s px। साइन छूट गया क्या, साइन है यहाँ पे साइन px। अब इसका हम समाकलन करते हैं, देखो डी टो के सापेक्ष, टो के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो करो इसका समाकलन, क्या हो जाएगा, समाकलन साइन स्क्वायर sp2 1 d टो बराबर a1 साइन स्क्वायर s d टो प्लस b1 समाकलन साइन स्क्वायर px d टो प्लस 2a1 b1 समाकलन साइन px d टो साइन px d टो। देखो अब ये जो समाकलन किया, समाकलन करने के बाद कल हमने दो शर्तें पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक थी हमारी लंब कोणीयता की शर्त और एक थी हमारी प्रसामान्यकरण की शर्त। प्रसामान्यकरण की शर्त की बात करें तो प्रसामान्यकरण की जो शर्त थी हमारी वो क्या थी, वो प्रसामान्यकरण की शर्त कि समाकलन साइन स्क्वायर डी टो, समाकलन साइन स्क्वायर डी टो बराबर कितना होता है, 1 होता है, और समाकलन साइन 1 साइन 2 डी टो बराबर कितना होता है, 0। तो जहां भी समाकलन साइन स्क्वायर डी टो होगा उसकी जगह तो हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और जहां भी समाकलन साइन 1 साइन 2 डी टो होगा उसकी जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें साइन स्क्वायर डी टो है इसमें, तो क्या हो जाएगा, प्रसामान्यकरण की शर्त लागू करेंगे तो प्रसामान्यकरण
समीकरण एवं लंब कोणीयता, लंब कोणीयता की हो गया एक बराबर A1, ये A1 इंटू साइन स्क्वायर डीटो, साइन स्क्वायर डीटो तो कितना हो गया एक प्लस B1, ये B1 साइन स्क्वायर डीटो कितना हो गया एक, तो ये एक प्लस 2 A1 B1 साइन 1 साइन 2 डीटो कितना हो गया जीरो, ये जीरो। दस मिनट बाद आपकी मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना इसको। तो देखो यहाँ पे एक का तो हमने ये एक लिख दिया बराबर A1 को एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा A1 प्लस B1 को एक से करेंगे तो क्या आ जाएगा B1 प्लस, अब आगे बताओ 2A1 B1 को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई समीकरण 5, समीकरण 5। समीकरण एक का क्या किया, वर्ग किया और वर्ग करके उसका समाकलन किया, समाकलन करके प्रसामान्यीकरण और लंब कोणीयता की शर्त लागू की, तो हमें प्राप्त हुआ मान एक बराबर A1 प्लस B1। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, समीकरण 2 है उसका भी हमने वर्ग करेंगे और वापस उसमें समाकलन करेंगे और समाकलन करके उसमें लंब कोणीयता प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएंगे। समीकरण 3 है उसका भी हम क्या करेंगे, उसका भी हम वर्ग करेंगे, वर्ग करके समाकलन करेंगे, समाकलन करके प्रसामान्यीकरण और लंब कोणीयता की जो शर्त है वो लगाएंगे। तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो ये सब करने पर, तो जो समीकरण प्राप्त होगी हमें देखो वो समीकरण लिख रहा हूं डायरेक्ट। इसी प्रकार समीकरण 2 से, ये तो किससे प्राप्त हुई थी, जो समीकरण 5 प्राप्त हुई थी ये एक से प्राप्त हुई थी। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 का करेंगे, वर्ग करके समाकलन करके दोनों शर्तें लागू करेंगे, तो जो अगली समीकरण प्राप्त होगी हमें वो होगी एक बराबर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यह समीकरण हमें प्राप्त होगी जब समीकरण 2 का हम वर्ग करके समाकलन करके और किसकी कौन सी लंब कोणीयता प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएंगे। ठीक है, कब, जब समीकरण 2 से। इसी प्रकार एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब जल्दी से, इसके बाद हम आगे देखते हैं समीकरण 3 से। तो देखो जब समीकरण 3 का हम वर्ग करेंगे, वर्ग करके उसका समाकलन करेंगे, समाकलन करके उसमें प्रसामान्यीकरण और लंब कोणीयता की शर्त लगाएंगे, तो वहां पे हमें समीकरण 3 से देखो इसी प्रकार समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमें प्राप्त होगा एक बराबर एक मिनट, समीकरण दिए थी ना हमारी 5, इस पे एक मिनट देखना दोबारा इसको, यहां से देखो यहाँ पे स्क्वायर था, हमने स्क्वायर छोड़ दिया यहाँ पे इन पे सब पे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इस पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सही कर लेना, स्क्वायर कर देना सब जगह इन पे। 3 का हम वर्ग करके समाकलन करके इसमें लंब कोणीयता और प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएंगे तो क्या हो जाएगा A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस और जो C3 है उसका स्क्वायर, का स्क्वायर। समीकरण 7। ठीक है,
तो ये समीकरण 7 हमें प्राप्त होगी। अब जो यहाँ पे हमारे पास समीकरण जो 4 आई थी, समीकरण 4 और जो समीकरण 2 है, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा करके उनका समाकलन करके उन पे प्रसामान्यकरण और जो लंब कोणीयता है उसकी शर्त लागू करते हैं। तो देखो सब कल की जो हमारी था एसपी संकरण, उसमें हमने सारा कर रखा है, तो यहाँ पे हम पूरा नहीं करेंगे, अब दोबारा उसको डायरेक्ट मान रखेंगे। तो देखो समीकरण 4 इंटू समीकरण 2, जो समीकरण 4 थी उसको समीकरण 2 से पहले तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समीकरण 4 को 2 से गुणा करके 2 का, फिर इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, का समाकलन करके, समाकलन करने के बाद उस पे कौन सी शर्तें लगाएंगे, प्रसामान्यकरण और लंब कोणीयता की करके, प्रसामान्यकरण एवं लंब कोणीयता की शर्त लागू करने पर यहाँ पे लागू करेंगे तो जो मान है हमारे पास वो आएगा। हमने एसपी संकरण में ये सारी चीजें कर रखी है, तो तुम्हें वहां से करना है सारा। मान आएगा यहाँ पे 0 बराबर a1 a2 प्लस b1 b2। समीकरण जो 4 और 2 है उसका गुणा करके समाकलन करके प्रसामान्यकरण और लंब कोणीयता दोनों की शर्तें लागू करेंगे तब। अब पहले तो दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे उसके बाद समाकलन कर लेंगे डीटो के सापेक्ष समाकलन करके, जो यहाँ पे प्रसामान्यकरण की समाकलन साइन स्क्वायर डीटो है तो प्रसामान्यकरण 1 हो जाएगा, और लंब कोणीयता समाकलन साइन टू डीटो है तो उसके लिए कितना 0 हो जाएगा। लागू करेंगे तो जो मान है हमारे पास वो आएगा 0 बराबर a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, यहाँ तक का ये हो गया हमारे पास समीकरण 8। समीकरण 8। अब यहाँ पे तो हमने किसका किया था, समीकरण 4 का और 2 का। आगे देखो इसी प्रकार जो समीकरण 4 और 3 है उसका भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करके उसका समाकलन करेंगे, समाकलन करके उस पर प्रसामान्यकरण और लंब कोणीयता की जो शर्तें हैं वह लागू करते हैं। पहले समीकरण यहाँ पे किसका किया था, 4 और 3 का, 4 और 2 का, सॉरी 4 और 2 का किया था, अब करेंगे 4 और 3 का। समीकरण 4 3, समीकरण 4 और समीकरण 3 का गुणा करके समाकलन करके प्रसामान्यकरण एवं लंब कोणीयता की शर्त लागू करने पर तो देखो समीकरण 4 और 3 को भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उस पे समाकलन करेंगे, समाकलन करके उसका प्रसामान्यकरण और लंब कोणीयता जो दोनों है उसकी शर्त लागू करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0 बराबर a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3। ठीक है, यहां तक का ये आ गया हमारे पास समीकरण 9। समीकरण 9। इसी प्रकार से समीकरण, अब देखो यहाँ पे 4 को 2 से किया,
4 को 3 से किया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 दोनों को गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करके उसका समाकलन करके उस पे भी हम क्या करेंगे, प्रसामान्यकरण और जो लंबकोणीयता है उन दोनों की शर्त लागू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 समीकरण 3 का गुणा करके समाकलन करके प्रसामान्यकरण एवं लंबकोणीयता की A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 ये तीनों मान हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, जो समीकरण थी यहाँ पे, जो समीकरण 5, 6 और जो 7 थी उसमें तो क्या किया, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों का क्या किया था, वर्ग करके समाकलन करके लंबकोणीयता और प्रसामान्यकरण की शर्त लागू की। अब जो यहाँ पे 5, 6, 7 तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई। उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 4 को समीकरण 2 से गुणा किया और उस पर हमने क्या किया, प्रसामान्यकरण और लंबकोणीयता की शर्त लागू की। तो देखो जो मान था समाकलन करके दोनों शर्तें लागू करने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 समीकरण 8 हमें प्राप्त हुई। उसके बाद समीकरण 4 को यहाँ पे 2 से किया था, अब किससे करेंगे, समीकरण 3 से गुणा किया। समीकरण 4 को 3 से किया और समीकरण 4 को 3 से करके समाकलन करके उस पे प्रसामान्यकरण और लंबकोणीयता की शर्त लागू की हमने। तो क्या प्राप्त हुआ, हमें मान 0 बराबर A1 A3 प्लस B1 B3 यहाँ पे हमें मान प्राप्त हुआ। उसके बाद समीकरण 2 और 3, यहाँ पे तो 4 से कर रहे थे दोनों को, अब किसको, समीकरण 2 और 3 दोनों को गुणा किया और दोनों को गुणा करके उनका समाकलन करके उन पे दोनों शर्तें प्रसामान्यकरण और लंबकोणीयता की शर्त दोनों लागू की। तो क्या प्राप्त हुआ, 0 बराबर A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। अब ये सारी चीजें करने के लिए, गुणा करके समाकलन करके प्रसामान्यकरण और लंबकोणीयता का मान निकालने के लिए आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा, तब आपको समझने में आएगी सारी चीजें किस प्रकार से निकालते हैं इनको। क्योंकि जब कल हमने एसपी संकरण पढ़ा था उसमें सारा निकाला था मान, किस प्रकार से एक एक का सबका मान निकाल के बताया था कल। तो वो सारी वीडियो देखना दोबारा यूट्यूब पे, तो उससे आपको ये अच्छे से समझने में आ जाएगी सारी चीज। ठीक है, यहां तक का ये समीकरण 10 आ गया हमारे पास। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो सब। तो देखो आगे, अगर हम बात करें एक्स कक्षक की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब गोलाकार होगी तो जो एक्स, चूंकि हम बात करें जो एक्स कक्षक होता है वो कैसा होता है, आकृति गोलाकार होती है। ये एक्स कक्षक कैसा होता है, गोलाकार होता है। अब एक गोलाकार होगा तो ये जो तीनों संकरित कक्षक होते हैं उनमें क्या रहेगा, समान रूप से वितरित रहेगा। यानी कि जो तीनों कक्षक है उसमें इसका जो 1/3 भाग है वो पूरा उसमें वितरित रहेगा, 1/3 भाग वितरित रहेगा। अतः जो इसका प्रायिकता गुणांक होगा उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक तीनों का जो कक्षक थे एस पी और पी एक्स और पी वाई, तीनों एस कक्षक गोलाकार है। गोलाकार होने के कारण तीनों में एस कक्षक का 1/3 भाग वितरित रहेगा। प्रायिकता वितरक गुणांक के द्वारा हम इसको देखो किस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, A1 की पावर 3 बराबर A1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A3 का A3 का स्क्वायर करना, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तीनों में कितना कितना रहेगा, समान रूप से वितरित रहेगा। समान रूप से कितना है, इस कक्षक का 1/3 भाग क्या हो जाएगा, 1/3 भाग। ये हो गया इसका प्रायिकता वितरण गुणांक। अब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, A1
बराबर A2 बराबर A3 बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। तो एक क्या करेंगे तो एक का तो एक हो ही जाएगा और √3 रहेगा। तो ये आ गई समीकरण हमारे पास 11। समीकरण 11। अब जो समीकरण 5 थी हमारे पास उसमें इनका मान रख देंगे। अब जितने सारे मान निकल जाएंगे जिससे अब समीकरण 5 में सबसे पहले हम A1 का मान रखते हैं। समीकरण 5 में A1 का मान रखने पर तो देखो जब समीकरण 5 है उसमें हम A1 का मान रखते हैं तो समीकरण 5 क्या थी हमारे पास। समीकरण 5 थे हमारे पास A1 स्क्वायर बराबर 0 बराबर A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2। तो अब उसमें हम किसका मान रखें A1 का। एक आ गया बराबर A1 का मान कितना 1/3 और B1 B2 को जो दो बार बीते उनको लिख देंगे B1 स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 1/3 बराबर B1 स्क्वायर। ठीक है B1 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे 3 लसा लेके तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा ऊपर और नीचे 3 2/3 बराबर क्या हो जाएगा B1 का स्क्वायर। अब B1 बराबर क्या हो जाएगा B यहाँ से वो ये हटेगा तो स्क्वायर इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा B1 बराबर √2/3। ये आ गया हमारे पास B1 का मान। समीकरण 12। हाँ क्या हाँ पता है क्या। तो देखो समीकरण 12 आ गया हमारे पास। अब जो समीकरण 12 है इसके बाद हम देखते हैं जो समीकरण 8 है। 8 में A1 B A1 A2 और जो B1 है उन तीनों के मान रखते हैं। हमारे पास तीनों के मान आ गए B1 का भी आ गया A1 का भी आ गया हमारे पास A2 का भी मान हमें निकाल लिया यहाँ से ये रहा। तो यहाँ पे जो समीकरण 8 थी अब उसमें रखते हैं मान इनके। समीकरण 8 में A1 A2 एवं B1 के मान रखने पर B1 के मान रखने पर तो देखो समीकरण 8 0 बराबर क्या है समीकरण 8। समीकरण 8 थी हमारी 0 बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 यही है समीकरण 8 हमारी। तो A1 का मान कितना है 1/√3 इंटू A2 का मान कितना है 1/√3 यही है। हमने देखो वहां पे ठीक है। समीकरण 11 देखो हमने क्या माना था A1 A2 A3 तीनों को बराबर माना तो सबका मान क्या होगा 1/√3 ही है तो 1/√3। हाँ तो देखो ये हो गया A2 को A1 का मान A2 का हो गया प्लस B1 B2 यही थी समीकरण। तो B1 का मान कितना है हमारे पास 2/√2/3 और जो B2 है उसका हमें मान ज्ञात नहीं है अभी तो इंटू क्या कर देंगे B2 तो ये आ गया B2। तो यहां से हम किसका मान निकाल लेंगे हम B2 का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 0 बराबर 1/√3 को 1/√3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा कितना बचेगा 1/3 प्लस 2/√2/3 और क्या है B2 तो ये B2 इंटू ठीक है।
अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो गया, रूट 2/3 B2 बराबर, इसको उधर भेज दो, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्या हो जाएगा, -1/3, -1/3, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू क्या हो जाएगा, रूट इधर भेजेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो √3/2, √3/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, B2 का जो मान है इसका निकालेंगे 3/2 को हल करके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/√6। ये आ गई हमारे पास समीकरण, कौन सी थी हमारी समीकरण, 12 तक होगी थी ना, 13। तो ये हो गया हमारे पास B2 का मान भी। अब किसका मान बचा हमारे पास, A1 का आ गया, A2 का आ गया, A3 का आ गया, B1 का भी आ गया, B2 का भी आ गया, अब क्या बचा, ओनली B3, तो B3 का भी निकालते हैं अब। तो देखो समीकरण समीकरण 9 में A1 B1 एवं A3 के मान रखने पर तो देखो A1 A2 का मान कितना है हमारे, A1 A2 A3 तीनों का मान कितना है, 1/√3, और जो B1 का मान है वह कितना है हमारे पास, B1 का √2/3। तो निकालते हम समीकरण 9 क्या है, समीकरण 9 क्या है हमारे पास, 0 बराबर A1 A3 प्लस B1 B3, यही है समीकरण 9। 0 बराबर A1 A3 प्लस B1 B3, ये समीकरण 9 थी। अब इसमें मान रख देते हम, तो 0 बराबर A1 का मान कितना है, 1/√3, 1/√3, A3 का मान कितना है, 1/√3 प्लस B1 का मान कितना है हमारे पास, √2/3, तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, √2 और √3 इंटू B3 का हमें मान ज्ञात नहीं है तो B3 को लिख देंगे, इसी का मान निकालने के लिए हमें ये किया है समीकरण को सोल्व। तो ये B3 का यहां से हम मान निकाल लेंगे, बराबर कितना, 0, तो 0 ही है हमारा। तो देखो 1/3, 1/√3 को 1/√3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, √3 को √3 से किया तो रूट हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 3, प्लस प्लस आगे देखो 2/√3, ये रहा √2/3 और B3 बराबर 0। तो इसको आगे ले आओ इधर, क्या हो जाएगा, √2/√3 B3, इधर इसको उधर ले जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, -1/3, तो B3 बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा, √3/√2, √3/√2। तो B3 का जो मान है हमारे पास वो देखो कितना जाएगा, वहां पे पहले B2 का निकाला था, उसी की प्रकार यहाँ पे भी इसका किया गया, -1/√6, 1/√6, ये आ गया हमारे पास समीकरण 14। समीकरण 14 स्क्रीनशॉट लो इसका। तो हमारे पास अब देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 सारे मान आ गए हमारे पास, सारे मान आ गए ना।
अब किसके बचे हमारे पास मान? कुछ बच रहा है क्या इसमें? प्रायिकता वितरण गुणांक बचा हुआ है कुछ? तो एसपी जो 2 कक्षा के उनमें जो आई के मान है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 तो हो गए, BA1 BA2 B। अब बचा क्या हमारे पास? 3, यानी कि C, तीसरा जो वितरण गुणांक था हमारा C। तो अब उसके लिए भी मान निकालने अभी तो अब उसके लिए निकालते हैं। देखो तो यहाँ का तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे देखो समीकरण समीकरण 6 में A2 B2 का मान रखने पर, समीकरण 6 में A2 B2 का मान रखने पर, तो देखो इसमें A2 और B2 का मान समीकरण 6 क्या है? समीकरण 6 1 बराबर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो अब A2 और B2 का मान रख देते हैं। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर कितना? 1 है हमारे पास। अब इसमें A2 और जो B2 थे उनके मान रख देते हम। तो देखो A2 स्क्वायर का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? A2 का मान कितना है? A2 का मान था हमारे पास 1/√3। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, अब 1/√3 का हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं इसका कितना जाएगा? 1/3, क्योंकि गुणा करके निकालेंगे तब भी यही मान हमें प्राप्त होगा। वर्ग इसका वर्ग करेंगे तो रूट से रूट करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना जाएगा? 1/3। इसी प्रकार से आगे देखो प्लस B2 का मान कितना है हमारे पास? -1/√6। अब यहाँ पे 1/6 का वर्ग करेंगे तो 1/6 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वो भी। तो प्लस यहाँ पे 6√6 को 1 से गुणा करेंगे तो वो कितना हो गया? 1। √6 को √6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। प्लस क्या यहाँ पे आगे देखो क्या हो जाएगा? प्लस किसका मान निकालना है? हमें C2 का निकालना है। C2 का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो ये C2 स्क्वायर बराबर कितना है? 1 है, तो ये 1 हो गया। अब जो समीकरण है इसको हम क्या कर दो? सोल्व कर देते हैं। तो C2 को आगे ले आओ, C2 स्क्वायर बराबर दोनों का यहाँ पे लस कितना हो जाएगा? 1 माइनस उधर जाएंगे ना तो किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में, -1/3, और ये भी किसमें चेंज हो जाएगा? उधर जाएगा तो माइनस में, -1/6। तो C2 स्क्वायर बराबर लस लो इसका क्या आ जाएगा? 6 लेसा आ जाएगा 6 में 6 का भाग, सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 मान ले तो कितनी बार 1 का? 6 बार। 6 को 1 से करेंगे तो 6, कितनी बार? 2 बार, तो 2 -2, 6 में 6 का 1 बार तो 1। ठीक है, इसको सोल्व करो देखे, -6 -2 -3 कितना बचा? 2 और 1 3, 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो क्या हो जाएगा? 3/6, 3/6 कितनी बार कटे? 1/2। C2 बराबर क्या हो जाएगा? 1, यहां से वर्ग हटा तो यहाँ पे क्या गया? इस पे रूट आ जाएगा। 1 को 1 रूट 1 को रूट 1 से करेंगे वो तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे √2। ये हो गया C2 का मान। समीकरण 15 आ गया हमारे पास। अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसके बाद आगे निकालते हैं। देखो अभी समीकरण 7 है। समीकरण 7 में A3 व B3 का मान रखते हैं। अब मान रखने पर
रखने पर, समीकरण 7 में A3 व B3 का मान रखने पर, तो समीकरण 7 क्या है? समीकरण 7 A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, यही है हमारे समीकरण 7। A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर बराबर कितना? 1। तो यहाँ पे रखो, अब A3 का मान कितना हमारे पास? 1/√2। 1/√2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/3 प्लस B3 का मान कितना है? -1/√6। 1/√6 को 1/√6 से गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस C3 ज्ञात नहीं है हमें, तो C3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर कितना? 1। तो 1 हो गया। अब C3 को इधर ले आते हैं, C3 स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/3 माइनस इधर जाएगा तो ये भी किस में? माइनस में 1/6। तो C3 स्क्वायर बराबर प्लस है कितना? 6। कितनी बार? 6 बार। 6 माइनस कितनी बार? 2 बार। 6 में 6 का 1 बार, क्या बचा यहाँ पे? 3/6 बराबर कितना? 1/2। तो C3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो उस पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा 1/√2। समीकरण 16 स्क्रीन शॉट लो इसका जल्दी से। A1 का आ गया मान, A2 का आ गया, A3 का आ गया, B1 का आ गया, B2 का आ गया, B3 का आ गया, C1 का भी मान आ गया, C2 का, C3 का। सारे मान, सारे जितने भी हमारे प्रायिकता गुणांक थे सबके मान हमारे हमें ज्ञात हैं। तो जो हमारी समीकरण 1, 2, 3 थी, अब उसमें इनके मान रख देंगे हम प्रायिकता गुणांक, जो समीकरण 1, 2, 3 थी उनमें। तो देखो आगे, समीकरण 1, 2 एवं समीकरण 3 में A1, A2, A3, B1, B2, B3 एवं C1, C2, C3 के मान रखने पर समीकरण 1, 2, 3 में A1, A2, A3, B1, B2, B3 एवं C1, C2, C3 यानी कि तीनों के मान हम रख देंगे। सारे मान हमें ज्ञात है, अब मान रखने में इनके। तो जो सबसे पहले देखो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 थी हमारी साइन sp2 बराबर A1 साइन s प्लस B1 साइन px प्लस C1 साइन py। अब इसमें जो A1, B1, C1 है, तीनों के मान रख देते हैं हम। तो इधर रखो साइन sp2 1 बराबर, देखो सबसे पहले क्या है? A1 का मान कितना है हमारे पास? 1/√3। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 साइन s, तो ये साइन s प्लस B1 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? रोड 2/3 तो प्लस रोड 2/3 P साइन px, यही होगा। ये होगी हमारी समीकरण 17। देखो इसमें हमने एक चीज देखी थी वहां पे
जो प्रायिकता गुणा हमने वहां पे देखा था, जो एस कक्षक होता है वो कैसा, वो जब इस एक्स अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन करता है, तो अनुदिश अतिव्यापन कर रहा था तो हमने जो C1 है उसको क्या मान लिया था, 0। तो यहाँ पे हमें C1 का मान रखने की जरूरत नहीं है, 0 वहां पे 0 माना था। तो यहाँ पे किसका, B1 का, ये तो हो गया A1 का और ये हो गया B1 का। C1 का मान हमने वहां पे नगण्य मान लिया था, 0 मान लिया था। ये हो गया हमारे पास समीकरण 17। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब दूसरी जो समीकरण है हमारी वो क्या है, दूसरी समीकरण sin बराबर A2 sin S प्लस B2 sin PX प्लस C2 sin PY। तो इसमें मान रखते हैं sin SP2 बराबर A2 का मान भी कितना, 1/√3 sin S प्लस B2 का मान कितना, जो B2 है उसका मान कितना प्राप्त हुआ था, माइनस 1/√6 -1/√6। तो ये प्राप्त हुआ था sin PX प्लस C2 का मान कितना प्राप्त हुआ था, C2 का 1/√2 sin PY। ये होगी समीकरण 18। इसी प्रकार से अगली जो हमारी तीसरी समीकरण थी वो थी sin SP2 बराबर SP2 बराबर A1 sin S प्लस A3 sin S प्लस B3 sin PX प्लस C3 sin PY। उसमें भी मान रखते हैं हम कि देखो क्या हो जाएगा, sin SP2 10 बराबर A3 का मान भी कितना, 1/√3 sin S। B3 का मान कितना है, -1/√6। तो ये -1/√6 का मान कितना हमारा 1/√3 sin S। B3 का मान कितना, -1/√6 sin PX प्लस C3 का मान कितना 1/√2। तो ये प्लस 1/√2 sin PY। ये होगी समीकरण 19। ठीक है, समीकरण 17, 18, 19 ये क्या होती है, SP2 संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन को प्रदर्शित करती है। समीकरण 17, 18 एवं 19 SP2 संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन को प्रदर्शित करती है। समीकरण 17, 18, 19 SP2 संकरित कक्षकों के लिए जो तरंग फलन है उसको ये प्रदर्शित करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए बंद कोण की। SP2 जो संकरित कक्षक है उसके लिए बंद कोण की हमें पता है, जो SP2 संकरित कक्षक है उसमें जो बंद कोण का मान होता है SP2 संकरण के लिए कितना होता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री, लेकिन वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद SP2 संकरण के लिए जो बंद कोण है उसका भी मान निकालते हैं। देखो SP2 संकरण के लिए बंद कोण का निर्धारण, SP2 संकरण के लिए बंद कोण का निर्धारण
तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला लिखा था, कोस थीटा बराबर प्रतिशत यश लक्षण अपॉन 1 माइनस प्रतिशत यश लक्षण। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हमें लिखना है। और sp2 संकरण, अब देखो वहां पे कितने थे, s और p कितने थे, 2। तो वहां पे जो प्रतिशत यश लक्षण थे वो क्या हो रहे थे, 1/2। यहाँ पे कितने, 1, तो s और p कितने, 2। तो प्रतिशत यश लक्षण क्या हो जाएंगे, 1/3। तो sp2 संकरण के लिए प्रतिशत S लक्षण कितने हो गए, 1/3। तो यहाँ पे कोस थीटा बराबर, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, कोस थीटा बराबर प्रतिशत S लक्षण बटे 1 माइनस प्रतिशत S लक्षण। ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें मान रख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर प्रतिशत S लक्षण कितने हैं, 1/3 बटे 1 माइनस 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/3 बटे 2/3 आ जाएगा ना इसका। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 बटे 2/3, तो यहाँ पे ये ऊपर चल जाएगा और गुणा कर देंगे इसको। तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 3 से 3 खत्म, तो 1/2 1/2 और ये माइनस फिर रह गया, माइनस था ना, माइनस बराबर माइनस करना सबने, माइनस आ गया हमारा 1/2। किसके लिए होता है, 120 के लिए, कोस 120 थीटा बराबर कितना हो गया, 120। तो यानी कि जो हमारा sp2 संकरण होता है उसके लिए जो बंद कोण होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। और ज्यामिति की बात करें तो जिसकी जो ज्यामिति है sp2 संकरित कक्षक में, जो एक यहाँ पे कक्षक जो होंगे एक दूसरे के साथ कितने कोण पर, 120 की डिग्री कोण पर अविन्यासित होंगे। अतः जो इनकी ज्यामिति होगी किस प्रकार की हो जाएगी, समतल त्रिकोणीय। किस प्रकार की ज्यामिति का निर्माण कर लेंगे, समतल त्रिकोणीय बना लो। समतल त्रिकोणीय, ठीक है। यह हुआ sp2 संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन और उसका बंद कोण। अब बाकी हमारा बच रहा है sp3 संकरण, जिसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि। देखो आज का हमारा टॉपिक है पेशी संकुचन की क्रियाविधि, जिसको हम पढ़ेंगे तंतु विसर्पण सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। सिद्धांत क्या है अपना, तंतु विसर्पण सिद्धांत। देखो हमने पेशी की संरचना पढ़ी। पेशी की संरचना में कुछ एक्टिन मायोसिन तंतुओं के बारे में हमने जानकारी ली। पेशी संकुचन की जो क्रियाविधि है, इसकी जो फिजियोलॉजी है, उसमें जो सिद्धांत कार्य करता है संकुचन की क्रिया में, ये सिद्धांत कौन सा है, तंतु विसर्पण का सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि एक पेशी के अंदर जो तंतु होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों तंतु एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ये खिसकते हैं, इसलिए इस सिद्धांत का नाम रखा गया है तंतु विसर्पण सिद्धांत, ठीक है। देखो कैसे क्या होता है,
थोड़ा सा अपन इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ये सिद्धांत कैसे कार्य करता है, फिर अपन इसकी पूरी के पूरी जो फिजियोलॉजी है वो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो देखो एक बैंड बनाता हूं मैं, देखो ये है अपनी जेड रेखा, जेड लाइन, ठीक है, यहां से और ये यहां तक, ये है अपना ए पट्टी या ए बैंड इसको हम कहेंगे। ये बचे कुछ ही यहां से और यहां तक, है ना, ये वाला एरिया, ये है अपना आई बैंड, आई पट्टी, ये वाली लाइन में जेड लाइन होती है ना, जेड लाइन, ठीक है। ये अपने एक्टिन और ये अपने मायोसिन तंतु के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये एरिया इतना सा, इसका क्या नाम है, एच क्षेत्र, है ना। और इसमें जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं एम रेखा, है ना, एम लाइन, ठीक है। अब देखो इधर इस ए बैंड में जो एक्टिन और मायोसिन जो तंतु हैं, जैसे ये एक्टिन पतला वाला तो एक्टिन, और ये मोटा वाला अपना मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जो तंतु हैं ये एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं इस क्रिया में। जैसे अभी एक सामान्य अवस्था है ये, है ना, सामान्य अवस्था है ये, ठीक है। देखो यहां से यहां तक का जो एरिया है ए बैंड, ए के बाद में जो भी बचता है दोनों तरफ, जैसे इधर इधर इसको अपन बोलेंगे आई बैंड, ये अपनी जेड लाइन, ठीक है। जो पतले तंतु हैं उनको एक्टिन और जो मोटे तंतु उनको मायोसिन कहा जाएगा। मायोसिन तंतु में बीच का जो स्थान रहता है वो मतलब खाली स्थान रहता है, बीच में एक रेखा रहती है ना, उसको एम लाइन कहा जाता है, और इस क्षेत्र को कहा जाता है एच क्षेत्र, है ना। तो इसी एच क्षेत्र में कौन सी लाइन होती है, एम लाइन, एम रेखा, ठीक है। एक हल्की सी लाइन, हल्की सी रेखा होती है। अब देखो तंतु विषापन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि ये मायोसिन जो तंतु है एक्टिन एक्टिन तंतु पर सरकेंगे, है ना। अब जैसे ही इसके ऊपर सरकेंगे तो इसमें संकुचन की क्रिया होगी। ये क्रिया जब संकुचन की क्रिया होगी तो देखो इसमें क्या अंतर आएगा कि ये जो पट्टी है ये ऐसी कैसी रहेगी, इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसमें पड़ेगा, आई पट्टी में और एच क्षेत्र में। एच क्षेत्र भी कम हो जाएगा और आई पट्टी की स्पेस भी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जेड लाइन दोनों किसी एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, है ना। जैसे एक चित्र बनाता हूं मैं इधर, ये अपनी सामान्य अवस्था है, अब एक में संकुचन की अवस्था बनाता हूं, है ना। देखो ये अपना इवेंट, ये बचा कुचा आई बैंड, ठीक है। ये अपनी जेड लाइन इस चित्र में, और इस चित्र में क्या अंतर दिख रहा है, ये दोनों लाइनें पास पास आ गई है ना। मतलब देखने पर अपन ऐसा बता रहे हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि ये एक दूसरे के जो ये सिरे है ना, इनके सम्मुख सिरे,
ये पास पास आ जाते हैं और जैसे अपने सीधी उंगली में ऐंठन आते हैं ना, ऐसे इस तरह से हुक के सामान्य जुड़ जाते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। इसकी संकुचन अवस्था है। ये इसकी शीतलन से या सामान्य अवस्था है। जब भी कोई पेशी कार्य करेगी, जैसे अपन किसी आलम्बन इसको जब प्रदान करेंगे ऐसे करके, और ये इसकी संकुचन अवस्था है। ये अवस्था किसकी बता रहे हैं पर, एक पेशी तंतु की। एक पेशी तंतु क्या होता है, आप अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग वाली क्लास में कि पेशी तंतु उसे कहते हैं कि जब पेशी कोशिका की जो लंबाई है थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए उसको पेशी कोशिका नहीं कहकर पेशी तंतु कहा जाता है ना। जिसके अंदर तंतु होते हैं दो प्रकार के फिलामेंट्स, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि एक्टिन 3 प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। एक्टिन प्रोटीन है ना, उसके बाद में ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोटिन, इनका ये बना होता है। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने थोड़ा सा हल्का सा आपको सिद्धांत के बारे में बताया कि सिद्धांत क्या है तंतु विस्थापन का, ये कैसे से रखते हैं। चाहो तो आप ये चित्र बना सकते हो एग्जाम में, चाहो तो नहीं बना सकते, इसका कोई रोल नहीं है। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा ना, इसके कुछ स्टेप है, कुछ चरण है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एड देखता रहिए भूपेंद्र जी, एड वेड देखता रहिए एड। पेशी संकुचन की कार्य की फिजियोलॉजी के अपने निम्न चरण हैं। जैसे पहला चरण है इसका उत्तेजन। इसका दूसरा चरण है उत्तेजन संकुचन युग्मन। तीसरा इसका चरण है संकुचन, और फोर्थ इसकी स्टेप है अपने शीतलन। ठीक है, अब देखो पहले मैं एक चित्र बनाता हूं, फिर उस चित्र के द्वारा मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, उधर देखते रहना ना। एक मार्कर और है अपने पास, इसका भी उपयोग ले लेता हूँ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ।
ये है अपना मायोसिन तंतु, ये है अपना एक्टिन तंतु, ये है इसका सेतु, है ना। सेतु मतलब जैसे दोनों के दोनों जुड़ेंगे ना आपस में, कौन कौन जुड़ेगा, एक्टिन और मायोसिन ना, तो एक ये अनुप्रस्थ सेतु के द्वारा ये जुड़ते हैं ना, तो इसका अनुप्रस्थ सेतु है ना, जो ये यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। वहां पर, ठीक है, ये, और इसको खाली को मैं अनुप्रस्थ सेतु, ठीक है। इधर देखो, ये है अपना ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये वाला है अपना ट्रोपोनिन, और ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ है कैल्शियम, ठीक है। देखो, ये जो अवस्था है ये है संकुचन की अवस्था, ये है अपनी शीतलन की अवस्था, इस अवस्था में एक्टिन से ये जुड़ा हुआ है कौन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। इस अवस्था में एक्टिन से ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कैसा होता है, अलग रहता है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक कोष्टक में, चलो बाद में लिख देंगे। अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं पेशी संकुचन की फिजियोलॉजी, जिसका एक एक मैंने चित्र बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। इसके 4 चरण हैं, उत्तेजन, उत्तेजन, संकुचन, युग्मन, संकुचन और शीतलन, ठीक है। अब इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, है ना। देखो, इस चरण में क्या होता है, सबसे पहला चरण उत्तेजन का है। उत्तेजित अवस्था में होता है, कैसे होता है कि जो जो पेशी तंत्रिका, जो कोशिका है, वहां से तंत्रिका आवेग आते हैं उसके एक्सोन से, एक न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं तंत्रिका आवेग आते हैं पहले इस वाले स्टेप में। क्या आएंगे, देखो, तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग आएंगे। ये आवेग कहां पर आएंगे, अपने तंत्रिका पेशी कोशिका में, है ना। और यहां से ये कहां जाएंगे, इसका जो एक्सोन है, जो तंत्रिका पेशी कोशिका का जो एक्सोन है, ये एक्सोन क्या करेगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर को निकालेगा, है ना। इसको निकालेगा एक न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, चित्र समझना। तंत्रिका आवेग आते हैं, ये तंत्रिका आवेग तंत्रिका पेशी कोशिका में जाते हैं। तंत्रिका पेशी कोशिका का जो एक्सोन है, आप लोगों ने एक एक तंत्रिका मतलब न्यूरॉन का चित्र जो बनाया होगा, न्यूरॉन के चित्र में डेंड्रोन एक्सोन होते हैं ना, उस तो एक्सोन की बात चल रही है। तो इसके एक्सोन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन है। इस एसिटाइलकोलिन के द्वारा क्या होता है कि ये जो अपने जो कोशिका है, पेशी कोशिका, इसकी जो बाहरी जो झिल्ली है, इसको अपन क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, है ना। ये है सार्कोलेमा, इसका नाम है सार्कोलेमा। तो इस सार्कोलेमा के पारगे में इतना बढ़ जाते हैं। 1 मिनट रुको, कुछ समस्या आ रही है। क्या हुआ सर, ये तो लिख लो, मैं नाम दो।
देखो जो इसके सार्कोलेमा है, तंत्रिका आवेग के तंत्रिका पेशी के जो एक्सोन है, इस एक्सोन से ट्रांसमीटर निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर इसको अपन कहते हैं। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, इसकी जो सार्कोलेमा है, झिल्ली है, इसकी झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देता है ना। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि सार्कोलेमा की पारगम्यता, सार्कोलेमा की पारगम्यता का बढ़ना, वो भी किसके प्रति, सोडियम के प्रति। ठीक है, सोडियम आयन के प्रति सार्कोलेमा की पारगम्यता बढ़ जाती है, किसके द्वारा, एसिटाइल कोलिन के द्वारा। अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सी, उत्तेजन। ये प्रथम चरण है अपना, जिसमें क्या होता है कि सार्कोलेमा की पारगम्यता बढ़ जाती है और यहाँ से सोडियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं। कहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं, इस यहाँ पर, है ना, सोडियम आयन का प्रवेश होता है ना, किसके द्वारा हुआ है, एसिटाइल कोलिन के द्वारा होता है। जब तक इसका सोडियम आयन का इसके अंदर प्रवेश नहीं होता है, उस कंडीशन तक इसका जो अंदर का जो माध्यम है, इसमें जो आवेश होता है वो आवेश ऋणात्मक रहता है ना। सामान्य अवस्था में कैसा रहता है, ऋणात्मक। और जैसे सोडियम इसमें प्रवेश करता है तो फिर इसमें क्या हो जाता है, विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है ना। अब आगे चलो, ये यहाँ पर सोडियम आयन इसके अंदर प्रवेश कर चुका है, ये चरण यही खत्म हुआ। अब सेकंड चरण शुरू होता है अपना, जिसका नाम है उत्तेजन संकुचन युग्मन। अब उत्तेजन संकुचन जो युग्मन है, इस चरण में देखो क्या होता है कि ये जो इसकी जो अंतःपर्दवी जालिका है, इसको हम कहते हैं पेशी द्रव्य जालिका। इस पेशी द्रव्य जालिका से कैल्शियम आयन मुक्त होता है और ये कैल्शियम आयन एक्टिन के, किसके, एक्टिन के जो ट्रोपोनिन है उससे जुड़ता है, और ट्रोपोनिन से जुड़ने के बाद में ट्रोपोनिन और कौन, ट्रोपोमायोसिन, दोनों एक्टिन से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों जब एक्टिन से मुक्त होंगे तो जो एक्टिन के जो सक्रिय स्थल हैं, ये सक्रिय स्थल कैसे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये सक्रिय स्थल, और सक्रिय स्थल कौन सी अवस्था में है, ये मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में। समझ में आ रही है। सेकंड स्टेप, जो बाकी के नाम है मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहाँ से कैल्शियम आयन बाहर निकलता है, कहां पर जाएगा, तंतुओं में। तो कौन से तंतुओं में जाएगा, एक्टिन जो तंतु था, ये एक्टिन तंतु है ना, एक्टिन, इस एक्टिन तंतु के ऊपर जो ट्रोपोमायोसिन था, इससे कौन जुड़ा होता है, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन से जैसे ही कैल्शियम आयन जाकर जुड़ता है तो ये दोनों वहां से कैसे हो जाते हैं, स्वतंत्र, फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। कहां से, एक्टिन से। और एक्टिन के अंदर जो सक्रिय स्तर होते हैं ये किस हो जाते हैं, फ्री। अब जैसे सक्रिय स्तर फ्री होंगे तो जो मायोसिन तंतु है, इस मायोसिन जो तंतु का ये वाला जो सिरा है, अनुप्रस्थ सेतु, ये अनुप्रस्थ सेतु इस सक्रिय स्तर से जुड़ता है, और ये इससे जुड़ते क्या होगा, एक बंध बनेगा, एक जैसे हुक के समान एक बंध बनेगा, और ये क्या है, तंतु विसर्पण की क्रिया है ना। तो ये अपना सेकंड चरण यहाँ तक समाप्त होता है। कहाँ तक समाप्त होता है, फर्स्ट स्टेप में सोडियम आयन अंदर आया, सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो कैल्शियम है ये इससे जुड़ता है और इसको मुक्त कर देता है, मुक्त वाली अवस्था तक, है ना। अब देखो थर्ड स्टेप है अपनी संकुचन। अब संकुचन शुरू होगा। अब देखो जब संकुचन शुरू होगा तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले संकुचन की क्रिया में ये जो सेतु है ना, अनुप्रस्थ सेतु, ये एक्टिन से जुड़ने से पहले, अनुप्रस्थ सेतु जैसे ही सक्रिय स्थल से जुड़ेगा एक्टिन के, तो एक्टिन से जुड़ने के पहले जो इसका एक सिरा है, इसका ना अनुप्रस्थ सेतु का सिरा, ये अपने संकुचन वाले स्टेप में आता है ना। क्या आता है, देखो जो अनुप्रस्थ सेतु है, ये सेकंड चरण, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अनुप्रस्थ सेतु का सिरा एटीपी से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, एटीपी से, है ना। उसी टाइम पर ये अनुप्रस्थ सेतु का जो सिरा, एक सिरा जो एटीपी से जुड़ा रहता है, जैसे ऊपर वाला गोल गोल ये वाला सिरा है ना, ये एटीपी से जुड़ेगा, और जो मायोसिन है,
मायोसिन के एटीपी से जुड़ना ना, मायोसिन के जो एक सिरा है उसके ऊपर एटीपेज उपस्थित होता है। तो ये एटीपेज क्या करता है, इस एटीपी को तोड़ देता है। किसमें? ये एटीपेज इस एटीपी को तोड़ेगा एडीपी प्लस आईपी में, है ना, स्मॉल आई आता है, इसमें तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा? इस अनुप्रस्थ सेतु के ऊपर तो होता है एटीपी और इस मायोसिन के एक सिरे पर होता है एटीपेज। तो ये एटीपेज इसको तोड़ देता है और एडीपी और आईपी कैसे हो जाते हैं? मुक्त। ये एडीपी आईपी ही इसको जुड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। किससे? सक्रिय स्थल से, ठीक है ना। और ये अनुप्रस्थ जो सेतु से संलग्न रहता है और ये इससे जुड़ जाता है। तो ये किससे जुड़ा रहेगा? अनुप्रस्थ सेतु से ये जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? ये अनुप्रस्थ सेतु से। और अनुप्रस्थ सेतु किससे जुड़ेगा अपना? सक्रिय स्थल से। किसके सक्रिय स्थल? एक्टिन के, है ना। और एक्टिन के सक्रिय स्थल से जुड़ने के साथ ही क्या होगा? संकुचन की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो देखो थर्ड स्टेप अपनी समाप्त होगी संकुचन की। कितने आसानी से पढ़ा हमने। देखो लेट्स कंटिन्यू। थर्ड स्टेप पढ़ रहे थे। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अनुप्रस्थ सेतु का जो सिरा है ये एटीपी से जुड़ता है, ठीक है। अनुप्रस्थ सेतु का सिरा कैसे जुड़ेगा? एटीपी से जुड़ना, ठीक है। और मायोसिन का जो सिरा है इसके ऊपर कौन उपस्थित होता है? एटीपेज। तो ये एटीपेज क्या करता है? इस एटीपी को एडीपी और आईपी से तोड़ देता है इसका। अब यहाँ पर एडीपी और आईपी है, ये अनुप्रस्थ सेतु से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और अनुप्रस्थ सेतु फिर अब किससे जुड़ेगा? ये सक्रिय स्थल से जुड़ेगा, वो भी किसके? एक्टिन के। तो देखो ये जुड़ गया यहाँ पर, ये पहले इस अवस्था में था, अब इससे जुड़ गया। तो ये संकुचन की अवस्था है। तो इस संकुचन की अवस्था में क्या क्या हुआ? इस संकुचन की अवस्था में देखो मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले अपना जो एक्टिन है, इस एक्टिन से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कैसे होते हैं? अलग। फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्रोपोनिन से कौन जुड़ता है? कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अनुप्रस्थ सेतु ये सक्रिय स्थल से जुड़ता है भाई, है ना। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है अपनी? संकुचन की अवस्था है ना। संकुचन की अवस्था में ये हुआ। अब इसके बाद अपनी कौन सी अवस्था आएगी? शीतलन की अवस्था। इस शीतलन की अवस्था में जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे जैसे यहाँ पर हुआ वो यहाँ पर नहीं होगा। जैसे एक्टिन से ट्रोपोनिन मायोसिन का जुड़ना, ट्रोपोनिन से कैल्शियम प्लस का अलग होना और अनुप्रस्थ सेतु का उससे अलग होना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, संकुचन की अवस्था में इतनी सारी क्रिया हुई। संकुचन की जो क्रिया है कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तंतु विसर्पण के सिद्धांत पर, जो भी अपन ने इससे पहले पढ़ा था। तंतु विसर्पण सिद्धांत पर कार्य करी थी, जो कि मैंने भी आपको समझाया। अब चल रहेगा अपना आखिरी चरण शीतलन। शीतलन की क्रिया में क्या होता है कि यहां से वापिस से जैसे संकुचन समाप्त होता है तो कैल्शियम आयन यहां से मुक्त हो जाता है। और जैसे कैल्शियम आयन मुक्त होगा तो कैल्शियम आयन के मुक्त होने से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन किससे जुड़ जाते हैं? एक्टिन से। और इसके जो सक्रिय स्थल है, ये सक्रिय स्थल पहले कैसे थे? मुक्त थे। अब कैसे हो जाएंगे? प्रतिबंधित हो जाएंगे, है ना। रिस्ट्रिक्शन एरिया, प्रतिबंधित हो जाएंगे। कौन? इसके सक्रिय स्थल।
और सक्रिय स्थल जैसे प्रतिबंधित हो जाएंगे तो इस जो मायोसिन का जो अनुप्रस्थ सेतु है ये सक्रिय स्थल से जुड़ नहीं पाएगा। और कौन सी अवस्था हो जाएगी? शीतलन की अवस्था। तो संकुचन शीतलन की दोनों अवस्था एक साथ चलती रहती है, मतलब पहले एक फिर दूसरी फिर एक फिर एक दूसरी, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सक्रिय स्थल प्रतिबंधित। सक्रिय स्थल कैसे है? प्रतिबंधित है। कौन सी अवस्था है ये? शीतलन की अवस्था, जिसमें क्या क्या हुआ? कैल्शियम प्लस आयन का किससे? ट्रोपोनिन से हटना, है ना। ट्रोपोनिन से अलग। उसके बाद ट्रोपोनिन व ट्रोपोमायोसिन, है ना। एक्टिन से जुड़ना। ठीक है। आफ्टर डेट देखो क्या होता है। सक्रिय स्थल कैसे हो जाएंगे? प्रतिबंधित। सक्रिय स्थल का क्या होना? प्रतिबंधित होना, बाउंडेड हो जाएंगे, है ना। उसके बाद देखो क्या होगा, सक्रिय स्थल जैसे प्रतिबंधित होंगे तो अनुप्रस्थ सेतु का सक्रिय स्थल से हटना। ये सारी प्रोसेस किसमें होती है? शीतलन के चरण में होती है ना। तो मैंने एक एक चरण आप लोगों को समझाया, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं पेशी संकुचन की कार्य की फिजियोलॉजी, है ना, जिसमें क्या होता है? 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है अपनी उत्तेजन, सेकेंड स्टेप है अपनी उत्तेजन संकुचन युग्मन, थर्ड स्टेप है अपनी संकुचन जो कि तंतु विस्थापन सिद्धांत पर कार्य करती है, और फोर्थ स्टेप है अपनी शीतलन। सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो तंत्रिका आवेग है, ये तंत्रिका आवेग क्या करते हैं? तंत्रिका जो पेशी है, किसकी? इस कोशिका की। तंत्रिका जो पेशिका जो एक्सोन है, ये एक्सोन न्यूरोट्रांसमीटर कौन क्या न्यूरोट्रांसमीटर को भेजता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन का कार्य क्या है कि जो जो तंत्रिका पेशी कोशिका है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, इसकी जीवद्रव्य कला को हम कहते हैं सार्कोलेमा। इस सार्कोलेमा की पारगम्यता बढ़ा देता है, और ये पारगम्यता किसके प्रति बढ़ाएगा? सोडियम आयन के प्रति। तो अब सोडियम आयन कहाँ प्रवेश करेंगे? इसके अंदर प्रवेश करेंगे, है ना। अब जैसे इसके अंदर प्रवेश करेंगे, इसके अंदर प्रवेश करने से पहले इसके अंदर क्या होता है? ऋणावेश की अधिकता होती है। जैसे इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो इसके अंदर विद्युत विभव उत्पन्न होने लग जाएगा। ठीक है। और जैसे ही सोडियम आयन इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसके अंदर विद्युत विभव उत्पन्न हुआ, तो ये उत्तेजन की अवस्था अपनी समाप्त हुई। सेकंड चरण अपना है उत्तेजन संकुचन युग्मन। उत्तेजन संकुचन युग्मन के अंतर्गत क्या होता है? देखो आप कि ये जो इसका नाम क्या है? पेशी द्रव्य जालिका। इसको कहते हैं हम ऐसे सामान्य और सेल्स में अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये कैल्शियम आयन को मुक्त करती है। यहां से ये कैल्शियम आयन क्या करेगा कि एक्टिन के जो ट्रोपोनिन है, उस ट्रोपोनिन से जाकर जुड़ेगा, और जैसे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जाकर जुड़ेगा तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन दोनों एक्टिन से कैसे हो जाएंगे? अलग। और एक्टिन के ऊपर जो सक्रिय स्थल होते हैं, ये सक्रिय स्थल कैसे हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये है ना, ये फ्री हो चुके हैं, यहाँ पर बाउंडेड है या प्रतिबंधित है, इनसे ये नहीं जुड़ सकता। जैसे ये दोनों हट जाएंगे तो इससे ये जुड़ जाएगा। तो ये अब यहाँ पर मायोसिन इस एक्टिन से जुड़ेगा तो ये एक सेतु के द्वारा जुड़ता है। उस सेतु को हम कहते हैं अनुप्रस्थ सेतु। इस अनुप्रस्थ सेतु का जो ये वाला सिरा है गोल गोल जो मैंने राउंडेड कर रखा है, ये एटीपी से जुड़ता है। अब ये जब जुड़ेगा वो कौन से चरण में जुड़ेगा? संकुचन वाले में। तो संकुचन का स्टेप यहाँ से शुरू होता है, नंबर 3 वाला स्टेप, है ना। इसमें देखो क्या होता है, अनुप्रस्थ सेतु का एक सिरा किससे जुड़ता है? एटीपी से। अब देखो इसको एटीपी मिलती कहाँ से? देखो ये भी एक सोचने वाली बात है। अपने शरीर में जो ग्लाइकोजन है और जो संचित वसा है, ये इसको एटीपी प्रदान करता है। और एक एटीपी, है ना, एक संकुचन में एक एटीपी यूज में आती है, ज्यादा नहीं आती। तो ये एक एटीपी आई, ठीक है, ये इससे जुड़ा। अब इस मायोसिन के सिरे पर क्या होता है? एटीपेज होता है। तो ये एटीपेज इस एटीपी को तोड़ देता है। किसमें तोड़ेगा? ये एडीपी प्लस आईपी में।
और ये ADP जो IP है ये अनुप्रस्थ सेतु को सक्रिय स्तर से जुड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये जैसे जैसे जुड़ जाएगा तो अपने संकुचन का जो चरण है कैसा हुआ, समाप्त हुआ। अब अपना नेक्स्ट आता है शिथिलन। शिथिलन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है ना। इसमें क्या होगा कि यहाँ से ट्रोपोनिन से कैल्शियम मुक्त होता है, और जैसे कैल्शियम मुक्त होगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपो जो मायोसिन है ये वापस किससे जुड़ जाएंगे, एक्टिन से, और प्रतिबंधित एरिया हो जाएगा कहां पर, सक्रिय स्थल का, और अनुपस्थ सेतु इससे कैसा हो जाएगा, अलग, और शीतलन की क्रिया कैसे हो जाएगी, समाप्त। तो ये अपना जो है फिजियोलॉजी समाप्त हुई। आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसके बाद नया टॉपिक लेकर जुड़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, थैंक यू।